हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ की बात करने जा रहा हूं जिसका नाम है मैड मैन। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट 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 वॉच है। बहुत ही ऑसम सीरीज़ है ये। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूं, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। डिस्क्रिप्शन की बात करता हूँ। ये सीरीज़ है न्यूयॉर्क की एक बहुत नामी गिरामी एड एजेंसी के बारे में। और ये सीरीज़ फोकस है उसी एड एजेंसी में काम करने वाले एक टैलेंटेड बंदे पर जिसका नाम है डोनाल्ड ड्रेपर। तो आइए और बात करते हैं सीरीज़ के बारे में। इस सीरीज़ को दिखाया गया था 2007 से 2015 के बीच में और इसमें टोटल 7 सीजन्स है। इसके क्रिएटर का नाम है मैथ्यू वीनर और ये दिखाया गया था AMC नेटवर्क पर। अब ये सीरीज़ का नाम कहाँ से आया उसकी बात करते हैं। तो मैनहट्टन में न्यूयॉर्क शहर में मेडिसन एवेन्यू में एक बहुत ही बड़ी और फेमस लेकिन काल्पनिक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जिसका नाम है स्टर्लिंग कूपर। अच्छा, इससे पहले ये बता दूं कि इसमें कहानी दिखाई गई है मार्च 1960 से नवंबर 1970 के बीच में, यानी कि सीरीज़ पुराने समय में सेट है। और पुराना समय ओए होए होए होए, ऐसी सीरीज़ मुझे वाकई में बहुत पसंद आती है। हाँ, तो एक्चुअली 1950s में मेडिसन एवेन्यू पर काम करने वाले एडवर्टाइज़र्स ने ये टर्म बनाया था, मैड मैन। मैड बोले तो मेडिसन एवेन्यू में काम करने वाले और मैन मतलब मैन। तो इस तरह इस सीरीज़ का नाम वहाँ से आया है। तो इसमें मुख्य किरदार है डोनाल्ड ड्रेपर का, जिसकी एकदम मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है और उसे एकदम जीनियस दिखाया गया है सीरीज़ में एड्स की दुनिया में। काफ़ी सारे एड्स जो कि 1960 से 1970 के बीच में बने हैं उसको इसमें दिखाया है कि वो डोनाल्ड ड्रेपर ने ही बनाए हैं। और डोनाल्ड है क्रिएटिव डायरेक्टर स्टर्लिंग कूपर एड एजेंसी में। और डोनाल्ड का किरदार निभाया है जॉन हैम ने। और इन्होंने इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग की है कि बस पूछिए मत। एक तो कहानी वैसे ही औसम है, ऊपर से जॉन हैम की एक्टिंग। अच्छा, एक बात और बता दूं, आजकल के काफ़ी सारे हॉलीवुड सुपरस्टार्स ने इसमें काम किया हुआ है, जैसे कि एलिजाबेथ मॉस, कियरनन शिप्का, एलिसन ब्री वगैरह वगैरह। ये आप लोगों को काफ़ी सारे हिट शोज़ और मूवीज़ में लीड रोल करते हुए दिख जाएंगे। और जॉन हैम की एक्टिंग तो है ही लाजवाब, लेकिन बाकी एक्टर्स ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। ओवरऑल परफॉर्मेंसेस सभी की औसम रही है। एनीवे, तो मैं ये कह रहा था कि इतिहास में जो बहुत ही फेमस एड्स बने हैं उसे इसमें डोनाल्ड ड्रेपर की क्रिएशन बताया गया है। और रियल लाइफ में जो एड्स उस वक्त आए थे उसी को इसमें काइंड ऑफ दिखाया गया है। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ के नाम भी इसमें ऐसे ही लिए गए हैं, जैसे कि फोर्ड, पेप्सी, कोका कोला वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें डोनाल्ड ड्रेपर उर्फ डॉन का किरदार बहुत ही रहस्यमयी बताया गया है, क्योंकि एड एजेंसी में काम करने वालों को उसकी हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पता है कि वो कहाँ से आया है और उसके फादर मदर एक्सेट्रा कौन है। ये बात कहानी में आगे जाके सुलझती है और वो बात मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। जैसे जैसे आप सीरीज़ देखते जाएंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि असल में डोनाल्ड ड्रेपर है कौन। तो जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी, डॉन का कैरेक्टर एक्चुअल में अपनी लाइफ में प्रोग्रेस तो कर रहा होगा प्रोफेशनली, लेकिन मॉरली और साइकोलॉजिकली उसकी हालत ख़राब होती चली जाएगी। यहाँ तक कि उसके फैमिली मेम्बर्स और उसके आसपास के कलीग्स भी उससे बात करना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं। फैमिली मेम्बर्स तो छोड़कर भी चले आते हैं। एनीवे, इसमें जो स्टर्लिंग कूपर नाम है एजेंसी का, उसमें से स्टर्लिंग नाम आया है रॉजर स्टर्लिंग से। रॉजर स्टर्लिंग है ऑफिस मैनेजर और बोर्ड डायरेक्टर्स में से एक, जिसके ऊपर इस एजेंसी का नाम रखा गया है। अब आती है अवार्ड्स की बारी। इसने 16 एमी अवार्ड्स जीते हैं और वो भी कई सारी कैटेगरीज़ में। और इससे लगातार पहले 4 सीजन्स के लिए हर साल आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज़ का खिताब जीता है। और इस सीरीज़ ने 5 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स भी जीते हैं। इस सीरीज़ को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीवी सीरीज़ ऑफ ऑल टाइम भी माना जाता है। अब थोड़ा सा प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो एक्चुअली द सोप्रानोस करके एक सीरीज़ आई थी HBO पर, जिसके राइटर थे मैथ्यू वीनर। और उन्होंने ऐसे ही एक स्क्रिप्ट लिखी थी एडवर्टाइजिंग के ऊपर, जिसमें 1960s का समय दिखाया गया था। तो सोप्रानोस के जो प्रोड्यूसर थे उनका नाम है डेविड चेस। उनको वीनर द्वारा लिखी हुई स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई
तो उन्होंने HBO को बोला कि इस पर सीरीज़ बनाए, लेकिन HBO ने कहा कि डेविड चेज ही इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर रहेंगे, तभी वो बनाएंगे, लेकिन डेविड चेज ने मना कर दिया। इसके चलते मैड मैन को HBO ने रिजेक्ट कर दिया। बाद में HBO के CEO का कहना था कि उनका सबसे बड़ा रिग्रेट लाइफ में यही है कि उन्होंने मैड मैन को मना कर दिया था। एनीवे, HBO ने जब मना कर दिया तब फिर वीनर शो टाइम नेटवर्क के पास गए, बट उसने भी मना कर दिया। फिर काफ़ी समय तक ये स्क्रिप्ट ऐसे ही पड़ी रही। कई सालों बाद वीनर की टीम से एक बंदे ने इसका आइडिया AMC नेटवर्क को पिच किया और ये सीरीज़ फिर AMC पर दिखाई जाने लगी। अच्छा, उस समय में ऑफिस में स्मोकिंग और ड्रिंकिंग काम करते वक्त बहुत आम बात थी, इसलिए इस शो को ऑथेंटिक दिखाने के लिए ड्रिंकिंग और स्मोकिंग को इसमें बिंदास दिखाया गया है। इस शो ने पैसे खूब कमाए हैं। इसके एक एपिसोड को बनाने में $2.84 मिलियन का खर्चा होता था, लेकिन iTunes और होम वीडियोस पर इसकी सेल्स $100 मिलियन की थी और नेटफ्लिक्स के साथ भी एक डील हुई थी 2011 में, जिसमें इसके एपिसोड्स स्ट्रीम होने थे और वो डील फाइनल हुई थी लगभग $100 मिलियन के आसपास की ही। बाकी एड्स वगैरह से तो रेवेन्यू आ ही रहा था केबल टीवी पर। इसमें काफ़ी सारे 1960s के इश्यूज़ को दिखाया गया है, जैसे कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, फेमिनिज़म, सेक्सिज़म, रेसिज़म, एडल्ट्री, होमोफोबिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि उस वक्त एकदम ज़ोरों पर थे और उस वक्त बहुत आम बात थी। सो मोस्टली डॉन ड्रेपर की आइडेंटिटी एक्चुअल में फ्रॉड है और आयरनी देखिए कि वो खुद एक एड एजेंसी में काम करता है, जहां पर प्रोडक्ट के बारे में बढ़ा चढ़ा के बताया और दिखाया जाता है ताकि लोग उसे खरीदें। इसी तरह डॉन ने अपने आप को लोगों के आसपास ऐसा पोर्ट्रे किया हुआ था कि कोई उस पर शक ना कर सके कि वो एक फ्रॉड आइडेंटिटी लेके जी रहा है। काइंड ऑफ वो खुद ही एक चलता फिरता ऐड था, लेकिन ये चीज़ एक्चुअली में डॉन के लिए बर्डन थी और वो हमेशा इस बात का प्रेशर अपने ऊपर फील करता रहता था। काइंड ऑफ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था खुद डॉन ड्रेपर, क्योंकि वो असल में कौन है और वो किसकी ज़िंदगी जी रहा है, उससे वो खुद डिप्रेशन में रहता था आधे टाइम तो। खैर, और ब्रांड्स जो कि इसमें दिखाए गए हैं उनके नाम है लकी स्ट्राइक सिगरेट्स, हिल्टन होटल्स और लाइफ सीरियल। और ये ऐसा समय था जब अक्सर हस्बैंड्स अपनी वाइफ पर चीट किया करते थे, क्योंकि उनका मोस्टली ऑफिस में ही अपनी सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा होता था या फिर कहीं बाहर अफेयर चल रहा होता था। और उस समय में मोस्ट ऑफ द वाइफ्स को अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में मालूम होता था, बट वो लोग उन्हें कुछ कहते नहीं थे। कुछ जो कह देते थे तो उनका डिवोर्स हो जाता था और उस वक्त ये बहुत कॉमन बात थी। सोसाइटी भी खुद एक्सेप्ट करता था कि आदमी लोग तो इधर उधर मुंह मारेंगे ही। और अगर हम ऑफिस में काम करने वाली फीमेल्स की बात करें तो वो लोग भी काफ़ी परेशान थी अपने आसपास के कलीग से और उनके सेक्सिज्म भरे जोक से। उनको आदत हो चुकी थी इस बात की कि उनके एम्प्लॉयर्स सामने भी और पीठ पीछे भी उनको खूब बुरी नज़र से देखते हैं, लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं सकती थी उस वक्त, क्योंकि उस वक्त कुछ खास नियम कानून आए ही नहीं थे इससे रिलेटेड। बाकी मैंने आपको बताया ही कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और रेसिज्म उस वक्त एकदम आम सी बात थी, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था उस वक्त ये। लेकिन उसने सोसाइटी पर क्या असर डाला ये ह्यूमैनिटी को बहुत देर बाद रियलाइज़ हुआ, जिसका परिणाम हम सब आज तक भुगत रहे हैं। एनीवे, और भी जो प्रोडक्ट्स का जिक्र इसमें हुआ है उनके नाम है हाइनेकन, कैडिलैक, वोल्क्सवैगन, शनेल, जिलेट, अमेरिकन एयरलाइंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबका लेकिन बस एक इल्यूजन पैदा किया गया है, एक भी प्रोडक्ट को इसमें दिखाया नहीं गया है। तो एक्चुअली इस सीरीज़ में है क्या, शुरू से शुरू करते हैं। तो एक एड एजेंसी है और उस पर काम करने वाले ढेर सारे एम्प्लॉयज़, जिसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। फीमेल्स के पास कोई अपर पोजीशन नहीं है मैनेजमेंट में, सब मेल्स के पास ही है। सो टोटली मेल डोमिनेटेड एनवायरनमेंट है इसमें। अब इसमें मेन क्रिएटिव डायरेक्टर है डॉन ड्रेपर और उसके अंडर में काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो जब भी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए ऐड बनाने के लिए इनको अप्रोच करती है, तब फिर ये लोग आपस में मिलके ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करते हैं और एक से बढ़कर एक आइडिया डॉन ड्रेपर को पिच करते हैं कि हम इस ऐड को ऐसे दिखा सकते हैं या उसमें ऐसा कर सकते हैं। और जब तक डॉन किसी ऐड के आइडिया को अप्रूव नहीं करता है, तब तक वो कंपनी वालों को पिच नहीं किया जाता है, या यूँ कह लीजिए क्लाइंट को पिच नहीं किया जाता है।
सीरीज़ के बीच में डॉन खुद भी जिन आइडियाज़ को अप्रूव कर रहा था वो कंपनी वालों को पसंद नहीं आते थे। तो डॉन का भी एक लो टाइम दिखाया गया है वर्क प्लेस में, जहाँ पर उसका जीनियस पना ज़्यादा काम नहीं आ रहा है। और मेनली इसमें डॉन के कैरेक्टर के बाद 6-7 एम्प्लॉयज़ जिनको दिखाया गया है उनके कैरेक्टर पर फोकस किया गया है कि उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, या ऑफिस में वो लोग कैसे काम करते हैं, या कलीग्स आपस में कैसे पीठ पीछे अपने एम्प्लॉयर की बुराई करते हैं या उसका मजाक उड़ाते हैं, या कैसे ये लोग फीमेल्स को सिर्फ और सिर्फ सेक्स करने की नज़र से देखते हैं। और कुछ एम्प्लॉयज़ की पर्सनल लाइफ को अच्छे से दिखाया गया है, तो आपको और अच्छे से समझ में आता है कि सबका मेंटल स्टेट क्या रहता है इस सीरीज़ में। खासकर डॉन की पर्सनल लाइफ पर अच्छे से फोकस किया गया है सीरीज़ में, क्योंकि उसकी वाइफ बहुत ही सुंदर है, लेकिन फिर भी डॉन का अफेयर बाहर चलता रहता है। लेकिन डॉन की इसमें एक बहुत ही पक्की दोस्त होती है। अब पूरी सीरीज़ में मुझे एक सीन ने बिल्कुल छू लिया था। वो सीन कुछ ऐसा होता है, एक्चुअली डॉन की बेस्ट फ्रेंड दूसरे शहर में रहती है, तो उसको कोई बीमारी हुई होती है और वो मरने वाली होती है। ये बात डॉन को पता चल जाती है कि उसकी फ्रेंड शायद जल्द ही मर जाएगी। फिर उसको एक दिन कॉल आता है कि डॉन को जल्दी से बुलाया गया है और बहुत ही अर्जेंट है, लेकिन वो कॉल बैक नहीं करता है और वो उस बात को अगली सुबह तक टाल देता है। उसी रात में ही डॉन की फ्रेंड की डेथ हो जाती है और डॉन एक रूम में अकेले बैठा होता है। तभी वहाँ डॉन की फ्रेंड की आत्मा आ जाती है और डॉन को रियलाइज़ हो जाता है कि उसकी फ्रेंड अब इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। वो सीन बहुत ही इमोशनल होता है और डॉन एक बात कहता है कि सिर्फ उसकी वही दोस्त थी जो उसको अच्छे से जानती थी और समझती थी, और अब वो भी चली गई। अब एक्चुअल में डॉन की फ्रेंड कौन थी और डॉन की उससे दोस्ती कैसे हुई, ये सब जानने के लिए आप लोग सीरीज़ देखिए। एनीवे, मोस्टली इसमें ऐड कैंपेन्स दिखाए गए हैं और दूसरी ऐड एजेंसीज़ भी बड़े क्लाइंट्स अपने तरफ खींचना चाहती है, तो दूसरी ऐड एजेंसीज़ के साथ कैसे ये लोग कम्पीट करते रहते हैं वो सब भी दिखाया गया है कि कैसे ये लोग बड़ी बड़ी कंपनीज़ को अप्रोच करते हैं और उन्हें मनाते हैं कि आप हमारे क्लाइंट बनिए, हम आपके लिए ज़बरदस्त एड्स बनाएंगे। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कहानी सुन के कि इसमें क्या खास होगा, क्योंकि जो वो ऐड बनाने का पूरा प्रोसीजर होता है ना, वो देख के बड़ा मज़ा आता है। और बाकी ऑफिस जो लोग जाते हैं उन्हें ये शो बड़ा रिलेटेबल लगेगा, क्योंकि इसमें ऑफिस से रिलेटेड सभी चीज़ें दिखाई गई हैं कि जैसे ऑफिस का माहौल कैसा होता है, सबके आपस में कैसे पटती है और ऑफिस पॉलिटिक्स कैसे वर्क करता है वगैरह वगैरह। देखिए, मोटा मोटी बताऊं तो है पूरी सीरीज़ ये ड्रामा ही, लेकिन बहुत ही हाई लेवल ऑफ ड्रामा है इसमें, एकदम लॉजिकल वाला ड्रामा। ऐसे ही कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं दिखाया गया इसमें। सो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। मेरे पास और कुछ ज़्यादा कहने को है नहीं, जितना कह सकता था मैंने कह दिया है। आप लोग इसे लेकिन देखिएगा ज़रूर, रिग्रेट नहीं करेंगे आप लोग। बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ है ये। और एक बात मुझे रियलाइज़ हुई इसे देखने के बाद कि इतना हाई लेवल पर भी ड्रामा बन सकता है। मुझे तो एकता कपूर के सीरियल देखते देखते लगा था कि सभी ड्रामा सीरीज़ ऐसे ही बकवास होते होंगे, लेकिन इसको देख के लगा कि वाकई में एक सही ड्रामा सीरीज़ किसे कहते हैं। आइए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। तो पहला फैक्ट ये है कि इसमें जितनी भी सिगरेट्स दिखाई गई हैं स्मोक करते हुए, वो दरअसल हर्बल सिगरेट्स हैं। असली सिगरेट्स नहीं स्मोक की है एक्टर्स ने। दूसरा फैक्ट ये है कि जॉन स्लैटरी, जिन्होंने रॉजर स्टर्लिंग का किरदार निभाया है, उन्होंने पहले डॉन ड्रेपर के किरदार के लिए ऑडिशन दिया था। तीसरा फैक्ट ये है कि इसमें स्क्रिप्ट्स बिल्कुल वर्बैटिम यानी कि एज इट इज़ बोली गई हैं। स्क्रिप्ट्स में कोई भी इम्प्रोवाइजेशन नहीं किया गया है। चौथा फैक्ट ये कि जैसे सिगरेट्स नकली थी वैसे ही अल्कोहल भी नकली था। किसी ने भी असली ड्रिंक नहीं पिए हैं सेट्स पर। पांचवा फैक्ट ये कि जनवरी जोन्स ने इसमें बेटी ड्रेपर का किरदार निभाया है, यानी कि डॉन की वाइफ का। उन्होंने पहले पैगी ओल्सन के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया था, यानी कि डॉन की सेक्रेटरी के रोल का। और क्रिएटर मैथ्यू वीनर पहले बेटी ड्रेपर के किरदार को उतना दिखाने नहीं वाले थे सीरीज़ में, बट जनवरी की एक्टिंग उनको अच्छी लगी, इसलिए बेटी का किरदार भी इसमें अच्छे से दिखाया गया है। छठा फैक्ट ये कि पूरी सीरीज़ में डॉन को एक्चुअली क्लीन शेव दिखाया गया है, लेकिन रियल लाइफ में जॉन हैम की बियर्ड बहुत जल्दी ग्रो हो जाती थी। इतनी जल्दी कि कई बार उनकी शेविंग दिन में 3-3 बार करनी पड़ती थी। एक लास्ट बात
इसके प्रोडक्शन पर बहुत बारीकी से ध्यान दिया गया है कि जैसे 1960s में कैसा म्यूज़िक होता था, कैसे कपड़े पहनते थे, ये सब तो आम बात है। लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम की अगर शूटिंग हो रही है तो उस वक्त क्या मौसम रहा होगा 1960s में, या उस वक्त कोई भी एम्प्लॉय ऑफिस में क्या करता होगा, या फिर उसकी परछाई कैसे पड़ती होगी ज़मीन पर, इन सब छोटी छोटी बातों का खास ध्यान रखा गया है। IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वह 8.7, जिसे रेट किया लगभग 2,61,000 लोगों ने, और ये टॉप 250 टीवी शोज़ में भी आया था IMDb पर, और इसका रैंक है 105, यानी कि ऑलमोस्ट टॉप 100 शोज़ में से एक है ये। और मेरा रिकमेंडेशन मैं बता ही चुका हूँ, मस्ट 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 वॉच है, बहुत ही औसम है ये सीरीज़। और सबसे ख़ास बात है इसकी एड कैंपेन्स। जब इन लोग सभी बैठ के ऐड बनाते हैं और उसका जो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन चलता है या आइडियाज़ सुनाते हैं लोग, वो सुन के बड़ा मज़ा आता है। सो एड कैंपेन्स के लिए आप इसे ज़रूर देखिए कि आखिरकार एड्स बनते कैसे हैं। एनीवे, आप लोगों को आज का मेरा रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।